बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नासरीन, ताहियात दहली से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस जमाने में कायदे आजम भी होते तो वो भी नाअहल हो जाते। मुसलमान खुद को सादिक और अमीन बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जबकि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत कल पीटीआई को सुनने के बाद फैसला दे भी सकती है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं बर वक्त इंतखाबात के लिए काफ़ी पुरअज़्म हैं। आज उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो। क्या कहेंगे? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ये हमें भी तो बताया ना। मतलब चीफ जस्टिस साहब के जहन में यकीनन कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो चाहती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगली समात पे शायद वो इशारा करें या कोई हैं ऐसे लोग। चीफ जस्टिस साहब ने कहा। दूसरी, उनकी जो आज की समात के दौरान उन्होंने बात की ना कि सादिक और अमीन के हवाले से, बिल्कुल बहुत बहुत मुनासिब बात है। क्योंकि अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा अपने एक इसमें आइडिया देता हूँ कि एक तो सादिक और अमीन का कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है, सवाए जिनको कहा गया सादिक और अमीन। और उससे हटके एक और लफ्ज़ है जो हम आम जिंदगी में भी और हर तरफ इस्तेमाल करते हैं, वो भी जब अदालती फैसलों का या आइन का या कानून का हिस्सा बनता है तो वो लफ्ज़ भी बड़ा अजब सा है, और वो है लफ्ज़ मासूम। उसका भी एक और मजहबी एक उसका है सिलसिला। तो मासूम तो हम में से कोई भी नहीं हो सकता। ये लफ्ज़ भी जिन शख्सियात के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि सादिक, अमीन, मासूम, मतलब ये क्या कहा जा सकता है कि बेगुनाह हैं या गुनाह किया हुआ है, ये सारा। लेकिन ये जो अल्फाज हैं, ये उन्होंने दुरुस्त कहा। ये इन अल्फाज, ये बड़े मुकद्दस अल्फाज हैं। हाँ, इसमें जो है वो अब जाहिर है कि बाकी तो आइन और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडिंग बानी पाकिस्तान, फाउंडिंग फादर, और वो हमारी तरह के एक इंसान, और वो जाहिर है कि बहुत बड़ा नाम होगा। उसका आइन ही नहीं था वैसे, जब ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब इंतकाल हुआ तो उसका तो आइन ही नहीं था मुल्क में। और मतलब उस वक्त तो शायद कोई भी नहीं होता। बाकी तो सारा सिस्टम बाद में, जो ढांचा है ब्यूरोक्रेसी का, और वो सारा बाद में खड़ा हुआ। तो लेकिन वो अल्फाज किए तक उनकी चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। अब ये है कि अब इसमें जो है ये मुकदमात आगे चलेंगे, यानी समातें होंगी, मुकदमात, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेज हैं। लेकिन आखिर में जो है ना, इसका एंड गेम क्या है? एक एंड गेम होता है ना, अभी तो इधर से इधर से इधर, एक एंड गेम होता है ना कि सिनेरियोज आगे क्या इमर्ज हो रहे हैं। सिनेरियोज में एक ही है, सिस्टम नहीं चल रहा, और सिस्टम जब फंस जाए ना तो वो फिर उसमें फिर ये इस तरह से सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। ये वो वाला सिस्टम है। ये देखें, 3-4 इश्यूज हैं मुल्क के इस वक्त। एक इशू है सिक्योरिटी का, एक इशू है मईशत का, और एक इशू है उसके साथ ही सियासी इस्तेहकाम का, और उसके साथ फिर और बहुत सारे उसके मामला जुड़े हुए हैं कि पुलिस के अंदर इस्लाहत नहीं है, अदालतों में इस्लाहत नहीं है, तालीमी निसाब आपका कैसा है, आपका नौजवान क्या आगे उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। डिग्रियां लेके घूम रहे हैं बहुत से लोग, और वो डिग्रियां जो हैं वो आगे जाके रद्दी की टोकरियों में चली जाएंगी वो डिग्रीज, क्योंकि वो डिग्रीज की उनकी अहमियत ख़त्म होती जा रही है ग्रेजुअली, जब से ये आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और आईटी और मशीन लर्निंग और जेन एआई और ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो उसके बाद मतलब मुझे नहीं पता ये फिनटेक और ब्लॉकचेन और वेब3 के बाद जो है ये जो आपका बैंकिंग सिस्टम है सारा, वो कहाँ पे, उसमें कितनी इस्लाहत की ज़रूरत है, या ये तो बहुत कुछ हो रहा है और होने जा रहा है और हो रहा है पूरी दुनिया में। हम ये 5G आ जाना चाहिए था पाकिस्तान में, ये हमारे ये इश्यूज़ हैं। हमारे पास 5G आ जाना चाहिए था 1-2 साल पहले, और हमारे यहाँ बहुत से लोग जो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं वो चंद सालों के बाद वो डिग्रियां बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी उसको छोड़ दें, लेकिन ये कि वो उनके पास स्किल्स नहीं है, आगे स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि आपके पास हुनर क्या है। मतलब
तो वो जो आपने निसाब ठीक करना है, मुकम्मल तौर पे ठीक करना है, मतलब कंप्लीट उसका जो होता है ना, मुकम्मल तौर पे आपने आपका जो करिकुलम है वो उसको आपने चेंज करके प्रायोरिटीज अपनी आगे लेकर आनी है। ठीक है, तो ये जब एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है तो उस दौर में तो ये बातें सारी, ये फाइलों पे हम चल रहे हैं, अदालतों में भी फाइलें जा रही हैं, थानों में भी फाइलें जा रही हैं, वो कागज़ से लिखी जा रही हैं चीज़ें, वो गायब हो गई हैं। मतलब ये सिस्टम पूरा, इसको ठीक करने की एक ज़रूरत है पाकिस्तान को। तो अब उसमें ये कि उसमें बाकी सारी जो है ना फरोई मामलात हैं, वो उस पार्टी में चला गया तो वो उस पार्टी में चला गया, तो वो वहाँ से जीतेगा तो वो वहाँ से जीतेगा, और तो ये जो है ना ये आगे ज़्यादा अरसे तक इस तरह से सिलसिला चल नहीं सकता। ठीक है, तो अभी चूँकि चल रहा है मामला, तो बस इसका एंड गेम जो है ना वो यही है कि ये सारा सिस्टम कहीं ऊपर नीचे होके। आपने वो डोजम गाड़ियाँ देखी हैं, वो मतलब हमें यहाँ पे पाकिस्तान में सूरत हाल है कि जो हमारे इस वक्त अकाबरीन हैं वो कौम को डोजम गाड़ियों में बिठा के तो उनसे कह रहे हैं अब ड्राइविंग सीखें। अच्छा, डोजम गाड़ियों में वो इधर से टकराता है, उसको पीछे वाला टक्कर मारते, फिर उधर मुड़ के उधर चल पड़ता है, फिर वो उधर जा रहा होता है, सीधा वो सामने से उसको टक्कर मारता है, फिर वो उलट जाता है। तो अच्छा, ये खुद बाहर खड़े होके ना अकाबरीन पैसे वैसे सारा सेटर बाहर, इधर उधर हिसाब किताब, कारोबार, कुछ किसी भी उसमें है, कोई किधर में, कोई कहीं में, इधर। तो कौम को इन्होंने डोजम गाड़ियों में बिठा के और उनको ड्राइविंग सीख ली, ड्राइविंग के असूल, ट्रैफिक कैसे चलते हैं, सीधी गाड़ी कैसे चलाते हैं। अच्छा, वो जो सीधी गाड़ी चलाता है उसको चार मारते हैं, वो उधर घूम जाके उधर जो सीधा जा रहा है उधर टक्कर, अब डोजम को सारा तपड़ तपड़ होता रहता है। तो ये डोजम गाड़ी में बिठा के हमें घुमा रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कौम इतना सीरियस भी ले रही है इन चीज़ों को, और लोग देखना चाह रहे हैं कि मुल्क आगे जाए। और मुल्क के मैंने प्रायोरिटी इशू सिक्योरिटी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, खत्ते के हालात वाक़यात, रिफॉर्म्स, अदालतों के अंदर कैसे होने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कैसे होने हैं, अदारों का क्या रोल होगा, आपके जो इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है उसका क्या रोल है। ठीक है, फैसला साजी के अंदर आपके जमहूरियत है तो पार्लियामेंट है, तो उसमें क्या, ये बात दुरुस्त है, उन्होंने कहा सादिक और अमीन के अल्फाज नहीं, लेकिन चोर, उचक्के, बदमाश, धोखेबाज, फ्रॉडी है, उनका भी तो कुछ हल करना है ना। और कुछ बड़े अच्छे लोग हैं, और कुछ मतलब है कि वो मेगा करप्शन और वो सारा नहीं है। ये नैब के पास जो थद्दे के थद्दे पड़े, अगर सारे सादिक और अमीन तो नैब को फिर बंद कर दें। नैब क्यों खोला हुआ है? वो मसला ये है कि इतनी मोटे मोटे जो थद्दे पड़े हुए हैं नैब के अंदर। आपको पता है ट्रकों, एक ट्रक भी गए चंद रोज पहले, एक ट्रक, बड़े ट्रक में नैब में खामोशी से इतनी सारी फाइलें जा रही, नैब अपना काम कर रही है, ओहो लगी हुई नैब। तो वो यहाँ पे वो इतनी फाइलें, ये जनाब इसके, ये इधर के, ये ज़मीनें, ये जनाब फलाना, ये जो आर्मी जो है ना माफियाज, तो कौन सी माफियाज हैं भाई? अगर सब पूरा मुल्क सादिक और अमीन है या नहीं उसको छोड़ दे, ये माफियाज कौन सी हैं? अच्छा, ये जुडिशल सिस्टम में भी हैं, हर जगह है। मेरा जज, उसका जज, मेरा वकील, उसका वकील, उसके साथ है। हम सुनते नहीं रहे जो ऑडियो लीक्स होती रही हैं और ये सारा होता है, तो ये तो बना हुआ है। ये तो एक नेक्सस तो है। ठीक है, एक भाई उधर उधर भेज दो, एक को उधर डाल दो, एक को एक पार्टी में डाल दो, इसको उधर कर दो, उधर कर दो, सारा आपस में। तो ये जो है, यही तो माफियाज हैं जिनको वो सारा ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारा जो है तलपट, डोजम गाड़ियां टकरा रही हैं आपस में, तो ये बस इनको होने दें। और उसमें जो है वो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त कि ये अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कि कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। क्योंकि देखें, आपको पता है इसराइल में क्या हुआ आज? इसराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है जी, उन्होंने नेतन्याहू के बनाए हुए उन कवानीन को, जिन कवानीन पे कई महीनों से लोग सड़कों पे थे, और उसमें यह था कि एक कानून पास हुआ था, और वो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ था, और वो ये था कि
अदालत जो है वो सुप्रीम नहीं है बल्कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और जजों को इस बात का कोई इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो मुंतखब नुमाइंदों के फैसलों के ऊपर हाथ डालें। अब जनाब इसके ऊपर हंगामे शुरू हो गए, लोग सड़कों पे थे। इस साल के, ये पिछले साल जब से हुकूमत बनी है, लोग याद होगा हम कहते तल अवीव में हंगामे हो रहे हैं मसले, ये 7 अक्टूबर से बहुत पहले, तो वो हंगामे हो रहे थे सारे। वहाँ ये मसला था कि उन्होंने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदालत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को उठा के फेंके। लोग सड़कों पे थे क्योंकि लोग जो हैं वो अदालतों की तरफ देखते हैं, यानी अदालत की तरफ ही लोग देखते हैं। तो आज जो है वो वहाँ की जो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने वो जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन थे उनको उठा के रद्दी के टोकरी में डाल दिया, फेंक दिया उठा के कानून। और अब मसला ये है कि उस वक्त गैलेंट वैलेंट सारे जो हैं, वजीर दिफा और ये सारे, ये उस वक्त अपोजिशन, ये कोई वॉर कैबिनेट वगैरह का हिस्सा नहीं थे, वो उधर ही थे, तो वो मुजाहिरों को लीड कर रहे थे। अब वो फैसला आ गया उनके खिलाफ, तो बड़ा उन्होंने कहा इस वक्त हाँ बस हम चैलेंज नहीं करेंगे इस फैसले को, लेकिन उसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त एक सूरत हाल पैदा हुई। और वहाँ पर ये अदालत ने उसमें ये भी कहा है, अपना फैसला जो लिखा है जजों की अक्सरियत ने, तो उस फैसले में उन्होंने कहा है कि जी ये जो मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। उसमें एक बात तो ये है कि ये जमहूरियत, इसराइल की जो जमहूरियत है उसके खिलाफ है ये जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया। दूसरा ये है कि ये यहूदी मज़हब की जो बुनियादें हैं उनको पामाल करता हुआ कानून पास किया पार्लियामेंट ने, और हम इसको उड़ा दिया उन्होंने। ठीक है, जिसने इसकी डिटेल्स जो हैं वो ये राइटर्स की ब्रेकिंग देख लें। इसराइल सेकंड स्लाइड, इसराइल सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन डिस्प्यूटेड लॉ दैट लिमिट कोर्ट ओवरसाइट। अच्छा, अब इसमें जो है, लेकिन इसमें जो है, इसमें एक इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि उसमें ये जो है ना कि सबसे ज़्यादा हतमी फैसला जो है वो किसी भी रियासत में जो अदालत है, जब महज़ब माशरे बने हैं और रियासतें बनी हैं, तो अदालतें चाहे वो पावर किसी के पास ही क्यों ना हो, एक गांव है चाहे वहाँ पे चौधरी या सरदार या कोई राजा महाराजा या कोई जो भी तारीख, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावर है वो वहाँ पे उस अदारे के पास रही है जो कि फैसला करता है। ठीक है, या पंचायत हो या वो आपके समझ लें कि कोई यानी प्रॉपर कोर्ट्स हों, या उसका कोई भी सिस्टम हो, वो कोई काजी का जो पहले सिस्टम होता था, लोग जाते थे और काजी के पास। अब ताकत तो होती थी बादशाह की, ताकत तो होती थी फौज की, ठीक है, और वजीरों की, बादशाहतों में, खिलाफतों में, या राजे महाराजे या जो भी दुनिया भर में सिस्टम था, जैसे भी यूरोप वगैरह। लेकिन वो अल्टीमेटली वो ये होता था कि जी वहां पर लोग रजू करते थे, और एक उस रियासत के अंदर एक परसेप्शन होता था। जाहिर है कि पावर तो यकीनन फौज और, लेकिन ये होता था परसेप्शन अवाम के सामने यही होता था कि जी सबसे ज़्यादा मैं गरीब आदमी कि मैं काजी के पास जाऊंगा ना, तो मैं वहाँ पे वो एक सज़ा दूंगा, एक घंटी लाऊंगा इंसाफ की, तो मुझे इंसाफ मिलेगा। कानून की कोई हैसियत नहीं है। कानून जो है वो इंसानों को बनाया हुआ कानून है। असल जो सवाल है या जो असल जो कुदरत का कानून है वो इंसाफ है। ये जो कानून है ना कि लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती, 1 घंटा किसी मुल्क ने आगे कर दिया, 1 घंटा टाइम पीछे हो गया जीएमटी का, ये सारे जो है ना ये हैं इंसानों के बनाए हुए कानून। अब उन्होंने, अब ये जो पाकिस्तान, फर्ज करें एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सुप्रीम है पार्लियामेंट, सारी पार्लियामेंट कल मिलकर ये कहे, सारी पार्लियामेंट, कि शराब पीना हलाल हो गया, तो क्या हलाल हो जाएगा? सरेआम शराब पीना हलाल हो गया। पार्लियामेंट कानून, फर्ज करें एक तस्वुर है कि पार्लियामेंट ये कानून पास कर दे कि सड़क पे जो आदमी भी गोली मारेगा उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी, तो ये कानून बन जाएगा। मतलब ये चलेगा मुल्क उस कानून के सारे, कोई भी मुल्क,
किसी भी मुल्क में, इंडिया की पार्लियामेंट कर दे इसको, देखें कुछ बुनियाद होती है ना। पाकिस्तान का जो आइन है वो भी पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की अदालतें कुछ मामलात को पाकिस्तान जिन बुनियादों पे खड़ा है उनको चेंज नहीं कर सकती, और वो ये कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी। और कानून जो है वो उसके बाद कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी जो कुरान और हदीस से मुतसादिम हो। ऐसी कोई कानून साजी हो नहीं सकती, पार्लियामेंट कर नहीं सकती। अब इसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा ना आगे। चलें सादिक और अमीन के अल्फाज ना इस्तेमाल करें, लेकिन कभी वो बीए की डिग्री आ जाती है, बीए की डिग्री ख़त्म हो जाती है, कभी वो जो है वो सादिक और अमीन, वो अभी 62-63 वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर तो कोई भी शख्स पूरा नहीं उतर सकता। लेकिन कोई ना कोई पैमाना, मिसाल के तौर पे अब जैसे आज ये बात हो रही है कि जी सज़ा पूरी हो गई तो उसके बाद तो मैं किसी सियासत से हट के वैसे ही मैं एक बहस के तौर पर कर रहा हूँ कि जी अगर सज़ा पूरी हो गई तो उसके बाद क्या वो शख्स एक काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये एक सवाल है, एक बहस है, एक इल्मी बहस है। मतलब एक आदमी कत्ल कर दे और कत्ल करके उसने 14 साल की कैद काट ली, वो बाहर आ गया। अब वो बाहर आने के बाद उसकी सजा तो पूरी हो गई, जुर्म तो अपनी जगह है, जुर्म खत्म नहीं हुआ, सजा कट। अब उस 14 साल की सजा हो गई तो क्या उसको कोई हमारे अकाबरीन में से अपने घर में उसको मुलाजमत दे देगा कि यार सजा का पूरी कर ली है ना इसने, अभी अहल हो गया तो उसको घर में रख लेते हैं हम? मैंने कहा ना एक फर्जी बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं एक मफरूजे की, लेकिन मफरूजे की बुनियाद पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। अब होता है ना कि यहाँ ये भी बात है ना, आप मफरूजे की बुनियाद नहीं, ऐसे ही होती है जो इल्मी बहस होती है, उसमें जो आर्गूमेंट्स होते हैं ऐसे ही होते हैं कि जी फर्ज करें एक आपके सामने एक मॉडल रखा है, ठीक है, ये पाकिस्तान में ही होता है कि मफरूजे, चुप करें आप फर्जी बातें कर रहे हैं मफरूजे के बनाते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। दुनिया भर में आपके खुद इनके बाल बच्चे का भी इनके जो है बाहर जाते हैं उनके सामने वो केस पेश करते हैं कि टॉम जा रहा था तो उसने ये किया, तो उसकी एक ये जो लीडरशिप कोर्स है, बाकी उसमें ऐसे सिनेरियोज होते हैं 12। तो सवाल ये है कि वो कुछ जगहों पे फिर ये होता है कि वो अदालत, अमेरिका फंसा हुआ है ना, अमेरिका फंसा हुआ है आज तक अपना वो गन लॉ नहीं खत्म कर पा रहा, क्योंकि वो उनके फाउंडिंग फादर्स बना गए हैं। ये जो गन लॉ है कि लोग उस वक्त मारते थे, वो वहाँ के जो मकामी असल बाशिंदे थे उनको बंदूकों से मारते, तो गन लॉ नहीं खत्म हो सकता। रोज खबर आती है स्कूल में बच्चे ने मार दिया, वो कत्ल कर दिया, ये हो गया, लोग असला खरीद रहे हैं। तो मसला ये है कि ये जो है वो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे उसमें मौजूद हैं आइन में, जिनको मतलब आइन से हट के, मतलब वो रियासत की बुनियाद है, उनको कोई भी टच नहीं कर सकता। और वो ये कि हाकमियत अल्लाह की, और यानी कायदे आज़म के जो फरमुदात हैं तो उनको तो हम ज़ाहिर है कि बड़ी वो हमारे लिए मशाल राह हैं, और तमाम उसमें जो है अब ये सवाल जो है वो खड़ा होता है कि ये मैंने कहा ना इल्मी बहस है, अब इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगी, फैसला आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में लोगों को अगर इंसाफ मिलता तो फिर आखिरत में अदालत क्यों लगती? इसका मतलब है कि ये तय है कि दुनिया में लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, और आखिरत में अदालत इसलिए लगेगी कि वहाँ पर एक बादशाह भी खड़ा होगा और उसके एक गुलाम भी खड़ा होगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है आखिरत पे ईमान लाना। अगर हम उस पर ईमान नहीं ला रहे तो हम दायरे इस्लाम से खारिज हैं। और ये तकरीबन हर मज़हब में किसी न किसी अंदाज में कि भाई एक उसको कोई भी किसी और अंदाज में बात की जाती है। लेकिन यह है कि इसको तो एक अकाउंटेबिलिटी तो वहाँ होनी है ना, तो इसी तो तय है। तो ये तो यहाँ की बातें आगे पीछे दाएं, उसने ये फैसला उस वक्त ये हो गया तो माशाल्लाह था, तो माशाल्लाह नहीं था, तो ये बाकी सारी फरोई बातें हमें अगर कहीं तवज्जो देनी चाहिए मेरा ख्याल है तो ये कि मुल्क कहाँ खड़ा है, रियासत कहाँ खड़ी है, अवाम कहाँ देख रहे हैं, लोगों के इश्यूज़ क्या हैं इस वक्त, और दुनिया के क्या हालात हैं, और ये मईशत हमारी, हमारा निसाब, हमारी अदालती इस्लाहात, हमारी पुलिस की इस्लाहात, हमारी ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात, हमारे अदारों का रोल,
हमारे यहाँ किस तरह से मुंतखब अरकान तो होंगे, लेकिन क्या वो मुंतखब अरकान जो हैं वो क्या कवानीन, कौन से कानून, ये क्या कानून साजी हुई थी? और इस दौर में नहीं, उससे पहले भी क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है? मतलब असले के लाइसेंस इशू हो रहे हैं, ममनुआ बोर के आखिरी दिन तक जनाब लाइसेंस इशू करवा रहे हैं, परमिट साइन करवा रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमाकना हो रहा है। तो यही तो माफियाज हैं। अब इन माफियाज को ये ख़त्म होगी तो मुल्क चलेगा आगे। बहरहाल तो इसराइल में ये हुआ है आज। तो वहाँ पर उनकी पार्लियामेंट ने, अच्छा अभी जंग छिड़ी हुई है और जंग के दौरान ये फैसला आ गया, ठीक है ना, एक अजीब, तो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब सवाल ये है कि वो नेतन्याहू कह रहे हैं, बड़ा उनको उनके वज़ीर आज़म के ऑफिस से ये स्टार्ट हुई है बात की, जी देखें ये जो है ये बीच उसमें कि जब जंग छिड़ी हुई थी तो ऐसी बात हुई, हौसले टूट गए, क्राइसिस पैदा हो गया सारा, लेकिन ये एक बड़ा क्राइसिस है। और इस वक्त वो जो अपोजिशन बैठे हुए थे वो भी चूंकि इस काबीना में, तो वो मुजाहिर इस वक्त वो जाहिर है कि बहुत एक शदीद जंग है। और उस जंग देखें, इसमें एक बात मैं आपको बताऊं सिर्फ ये कि एक तो वो कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कभी टूट रहे हैं कभी, इसीलिए वो उसके बाद ब्लिंकन, सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा जो है वो उनके साथ कोई ना कोई उसमें अनाउंसमेंट होनी है कि भाई अभी इसराइल ने अपनी फौजें विड्रॉ कर ली, कुछ वो कह रहे हैं कि हम दोबारा प्लान करने के लिए दोबारा हम पीछे पूरा साल चलेगा, ये जो ये बयानात वयाना सारे चल रहे हैं। लेकिन असल जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो कहीं खामोश एक डिप्लोमेसी। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें ये इसमें इशू क्या है, ये नेतन्याहू का क्या इशू है? नेतन्याहू का इशू ये है कि नेतन्याहू जिस पार्टी से हैं, ये नेतन्याहू ये कह रहे हैं ना कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा गज़ा पे, और जो मगरबी किनारा है वहाँ पर भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा। ये बात वो कर रहे हैं ना। अब ये क्या बात है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये बात क्या है? ये वो बात कर रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल होना चाहिए। सादा अल्फाज में, सादा अल्फाज में जो उन्होंने नक्शा उठा के दिखाया था ये जंग से पहले, ये इसराइल हमास जंग से, उस नक्शे के ऊपर फटा पड़ गया था। क्योंकि उस नक्शे को वो जो दिखा रहे हैं तो उस नक्शे के अंदर जो है वो फ़लस्तीन, ना उसमें मगरबी किनारा है ना उसके अंदर गजा है, वो पूरा इसराइल का हिस्सा है। तो अच्छा ठीक है, ये आप देखें, ये ग्रेटर इसराइल। अच्छा एक ग्रेटर इसराइल तो वो है ना जो बहुत बड़ा सा, जो मैं जिसमें पहले वो एंड ऑफ टाइम की काफी डिस्कस कर रहे हो, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा था, किसी में बात कर लेंगे उस पर। लेकिन ये है कि ये जो अपग्रेड, ये जो ग्रेटर इसराइल है ना, जिसकी जो कि यानी जिसका बाइबल के अंदर और तौरा में, बाइबल से नहीं तौरा में इसका जिक्र है या बाइबल में जिक्र है कि उस वक्त ये अब जो भी तो उसमें जो है ना, उसमें जो है वो यानी ट्रांस जॉर्डन के कुछ इलाके, जो बरतानिया का ट्रांस जॉर्डन था, जो सीरिया और लेबनान, उसके कुछ इलाके, ये पूरा जो ये मगरबी किनारा जो दरिया उर्दन तक, और जॉर्डन खास तौर पर उर्दन तो पूरा का पूरा, यानी उर्दन का सिर्फ मगरबी किनारा नहीं, मशरिकी किनारे वाली साइड भी उसमें के अंदर ग्रेटर इसराइल में, और साथ ही ये जो इजिप्ट का भी कुछ इलाका है इसके अंदर। तो ये ग्रेटर जो ग्रेटर, ये जो नक्शे बार बार, असल जो इशू है वो कहते हैं ना, ये मैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर ले लेंगे, हम ऊपर ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये टोपी ड्रामा, ये इसलिए कि ये, और उनका हम तो नहीं मानते, यहाँ पे तो नहीं होंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन तो खत्म हो चुका है। ये 1998 में क्या हुआ था, मैं सिर्फ ये, और ये कोई ऐसे कोई, ये कोई कहना चाहिए ना मफरूजा नहीं है, ये प्रॉपर, ये जो इनकी पार्टी है ना, ये बनी ही ग्रेटर इसराइल के ऊपर थी। और मैं आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स जहाँ दिखा के बात आगे निकालते हैं, ये मैं आपको 22वीं स्लाइड दिखा रहा हूँ। जब ये ऑस्लो अकॉर्ड हुआ ना, तो ये नेतन्याहू के बाद आगे कुछ अर्से के बाद तो बड़ा फटा पड़ा हुआ था, क्योंकि इनके मंशूर में था ये कि ग्रेटर इसराइल बनाना है, तो ये ग्रेटर इसराइल से भाग गए। तो उसके बाद नेतन्याहू द पार्टी टर्न अवे फ्रॉम ग्रेटर इसराइल। इन्होंने वादा किया हुआ था लोगों से, ये है 22 नवंबर 1998 का न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भाग गए वहां से। अच्छा फिर उसके बाद मैं 23वीं स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसराइली एम्बेसडर ये फटा, इन्होंने नक्शा दिखा दिया अभी 5-7 महीने साल पहले, उसमें फटा पड़ा। तो 23वीं स्लाइड थी, उनके जो हारिस न्यूज़ पेपर है, इसराइली एम्बेसडर टू जॉर्डन समन्ड आफ्टर टॉप मिनिस्टर शोकेसेस मैप ऑफ ग्रेटर इसराइल। तो ग्रेटर इसराइल का मैप दिखा दिया,
तो ये जो वजीर ख़जाना है उनका, तो उसको फिर बुला लिया। तो और उसके बाद जो है टाइम्स ऑफ नेतन्याहू, क्या बात है, क्या ये देखें 24वीं स्लाइड, बड़ी तारीफ जनाब वहाँ पे इसराइल की दोबारा, ये जंग से पहले, ये साल पुराना दिखा रहा हूँ। नेतन्याहू ब्रांड मैप ऑफ इसराइल दैट इंक्लूड्स वेस्ट बैंक एंड गाजा एट यूएन, ठीक है ना। तो ये सितंबर में इन्होंने ये दिखाया था, ठीक है, ये है सितंबर का, आप देख रहे हैं ना इसमें तारीख 22 सितंबर लिखी हुई थी, सितंबर में, ये अक्टूबर में वाक़या हो गया। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट में फैसला महफूज कर दिया गया है। ये महफूज फैसला आने के बाद क्या आप कहेंगे कि कौन गैर महफूज? ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। ये डोजम गाड़ियाँ आपस में टकराते रहेंगे, 7 से 8, 8 से 8, 9 से 9। ये मैंने कहा ना 5-7 चीज़ें, रिफॉर्म्स, मईशत, सिक्योरिटी और इस्तेकाम, और फिर उसके बाद हर जगह रिफॉर्म्स। और ये जो बात हो रही है माफिया, ये माफियाज हैं ना जी, और मतलब है, मुझे बताएं अगर ये माफियाज नहीं तो अदालतें क्यों बैठी हैं? फिर किसी वजह से बैठी हैं ना, ये पुलिस किसी वजह से मौजूद है ना। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं है तो ये रोज़ हमले कौन कर रहा है? तो ये अटैक्स हो रहे हैं, बम, तो मतलब ये इश्यूज है ना। और फिर IMF के साथ आपके मामलात, और इतने आपके जो नौजवान हैं, आपके जो या आम भी लोग हैं, नौजवान की तो मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन आपके जो लोग हैं उनमें इतना दमखम है कौम के अंदर, ये बिठा के उनको सुबह से शाम तक, ये तो फजूल। इससे जब तक निकलेंगे नहीं ना हम इस गोरख धंधे से का, जो साइड पे आजकल मनज़हीन लोग हैं वो साइड पे, शुक्र है आज इतनी मुश्किल बातें सारा दिन चलती रही टीवी पे, लोगों ने कहीं और देखा होगा। आज ये भी अच्छी बात है, सुबह से शाम तक जो है ना मुश्किल बातें। आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी जो गुफ्तगू की, लेकिन उनकी देखिए वो जो बात कर रहे हैं ना असल में, देखिए दोनों हैं उसके रंग। लापता अफराद का इशू भी है, प्रॉपर लापता अफराद का इशू है, जेन्युइन। और वो बात भी ठीक है कि लापता के बने भी हुए हैं कई लोग बन के इधर, ये आपके ख्याल से ये तो पूरी दुनिया में है ना, ये तो एक सिस्टम है पूरा कि भाई वो जो है वो कहीं कोई पहुंचा हुआ है, अच्छा घर वालों को भी नहीं पता होता, या शायद पता होता है या नहीं होता, तो वो इंसर्जेंसी और ये सारे मामला तो मुख्तलिफ जगहों में हैं, पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है। तो उनकी बात वो भी ठीक है, वो भी ठीक है कि लापता हैं लोग, लेकिन वो भी कि कोई तंजीमें घुस गए, कहीं उधर पहुंच गए, कहीं उधर पहुंच गए, और वो भी है। और उसी की वजह से ये कभी बम धमाके हो रहे हैं, कहीं से फंडिंग हो रही है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि दहशतगर्दी उससे ख़त्म होगी जब माशी दहशतगर्दी पे आप माशी दहशतगर्दी काबू करें, और आप उनके वो फाइनेंशियल पूरा का पूरा कट करके, वो जो ज़रबे उसके दौरान हुआ था, माशी दहशतगर्दी पे ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो वो कामयाब हो गया था ऑपरेशन। अब एक तो ये कि इसराइल का, दूसरा ये ट्रैक 2 चल रहा है मामला, ठीक है, तो ट्रैक 2 चल रहा है, जंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये नेतन्याहू गवर्नमेंट और ये ग्रेटर इसराइल ये सारा किस्सा खत्म। जॉर्डन के एम्बेसडर को मैंने कहा ना, ये वो ग्रेटर इसराइल वाली कहानी नहीं होती, टोपी ड्रामा। उनकी पार्टी का मंशूर है ना कि हम ग्रेटर इसराइल, ये ऑस्लो अकॉर्ड हुआ तो फिर उसके बाद इंतहा पसंद वापस आ गए, तो ये बार बार उसी तरफ, तो वो आज उनको उठा के फेंक दिया अदालत ने, डीप स्टेट। ठीक है, अच्छा, तो वो फौज भी साथ खड़ी है नेतन्याहू के, सब कुछ खड़ी है, डीप स्टेट ने फेंक दिया उठा के साइड पे। 12 अब इसमें जो है, तो इसमें जो इशू है वो ये है कि ये कोई ना कोई चेक तो होना चाहिए ना, और हमेशा काजी की अदालत में ही तारीख उठा के देखे, महाराजा को बुला लिया, खलीफा वक्त से सवाल हो गए, ठीक है, तो ये तो अदालत, ये तो अवाम लोगों का बहुत ज़्यादा इत्मीनान होना चाहिए ना, कि एक जगह ऐसी है कि हम जब वहाँ जाएंगे तो जी सरदार के खिलाफ ही फैसला आ सकता है पंचायत में, चाहे हो ना हो, लेकिन लोगों का इत्मीनान होता है ना कि ये ऐसे है। बहरहाल किसी भी मौके माशरा ऐसे ही चलता है फिर। अच्छा, तो अब इसमें इशू ये है कि एक तो ये है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, दूसरी बात ये कि तुर्की ने आज 33 लोग पकड़ लिए 24 घंटों में, कि वो मोसाद के एजेंट्स जगह जगह छापे मारे हैं। और वो उस बयान के बाद जो उनके शिन बैत के जो सरबराह हैं, उनका एक स्टेटमेंट आ गया था सामने कि जी हम कतर में और तुर्की में और बाकी जगहों पे जहाँ पे हमास की लीडरशिप है उनको निशाना बनाएंगे। तो तुर्की ने आज जो है अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरे ख्याल से जो सदर इब्राहिम रईसी भी दौरा कर रहे हैं तुर्की का, और उसमें तो खैर और बहुत सारे इशू डिस्कस होंगे। सीरिया के ऊपर
ईरान की अलग पोजीशन है और टर्की की अलग पोजीशन है। बात बढ़नी थी, आगे बढ़ी नहीं टर्की और सीरिया के दरमियान। उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगी बात आगे, लेकिन ये है कि इसमें जो है वो आर्मीनिया अज़रबैजान का मामला जो ख़त्म हुआ है और बाकू से फिर तुर्की तक जो है वो अगर हम मैप्स वगैरह में इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई दफ़ा, तो वो सारे इशू डिस्कस होंगे। वो जो रास्ता खुल गया उसके ऊपर ईरान को कॉरिडोर के ऊपर जंजीगोर कॉरिडोर के ऊपर ईरान के थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा हिस्सा है जो अज़रबैजान का एक हिस्सा है जो कि ईरान के बॉर्डर को टच करता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो रिजर्वेशन वगैरह ख़त्म हो गई, ईरान के अच्छे ताल्लुकात अब अज़रबैजान के साथ मामलात और ये सब ठीक हो गए, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट हुई है आज, ये पाकिस्तान की तो बात में एक बात मैं थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, वो है सोमाली लैंड। अब अगर सोमाली लैंड क्या है, सोमाली लैंड एक मुल्क है जिसको दुनिया में कोई नहीं मानता और ये सोमालिया से अलग हो गया था। असल में सोमालिया जो है, अच्छा बहुत अहमियत है, ये जहन में रखें। सोमालिया जो है वो उससे ये 1960 में जब ये यहाँ से गोरा पार्टी गई तो सोमाली लैंड अलग कौम है, सोमाली लैंड में अलग लोग रहते हैं, अलग कबाइल, लेकिन ये हुआ कि सोमालिया के अंडर आ गया। उसके बाद जब यहाँ पे खाना जंगी हुई तो सोमालिया, तो ये जो इलाका है जब ये 91 में और ये सारा हो रहा था मोगदिशो में, ब्लैक हॉक डाउन और ये सारा ये उस दौर में, तो ये हुआ कि सोमाली लैंड ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। अब सोमाली लैंड ने आज़ादी का ऐलान कर दिया लेकिन उसको दुनिया में कोई मानता नहीं। अच्छा, अब उसके साथ ही हुआ कि एक और मुल्क है जो कि इथोपिया है। अच्छा, इथोपिया जो है उससे एरिटेरिया अलग हो गया, तो इथोपिया एक लैंड लॉक मुल्क बन गया, लैंड लॉक मुल्क बन गया और उसकी यानी उसकी रसाई नहीं है समंदरों तक। अब उसने आज उसका इथोपिया दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने सोमाली लैंड को तस्लीम कर लिया। और सोमाली लैंड की अहमियत यह है कि सोमाली लैंड सोमालिया से ज्यादा यमन और बहरे अमर के किनारे पे है। तो इथोपिया जो है, अगर इस नक्शे को आप देखें तो वो सोमाली लैंड है ऑरेंज, और जो ग्रीन है वो सोमालिया है। तो ग्रीन तो नीचे है ना थोड़ा सा, ये आप यहां पे रोकें जरा, तो जिबूती ऊपर है, फिर सोमाली लैंड है। तो सोमाली लैंड और इथोपिया के दरमियान मुआहदा हो गया। अच्छा, अब वो इथोपिया अब सोमालिया कह रहा है कि जी, लेकिन इनकी ट्रैक 2 वगैरह चल रही है तो सोमालिया के मेरे ख्याल से वो कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन असल जो बात है वो ये कि सोमाली लैंड को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क इथोपिया है। इथोपिया लैंडलॉक हो गया था क्योंकि वो ऊपर एरिटेरिया, वो देखें सफेद पट्टी, वो सफेद पट्टी अलग हो गई थी इथोपिया की, वो जो पहले नक्शे में हम देख रहे थे, तो उसमें वो सफेद, वो उसमें एरिटेरिया ने आजादी का ऐलान कर दिया। एरिटेरिया इथोपिया का हिस्सा था, तो एरिटेरिया की बादशाहत थी कि समुद्र। अब ये वो जगह है जहां पर सारी फॉरेन मिलिट्री बेसिस है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और यहां पर मिलिट्री बेसिस हैं, और उस मुल्क की अहमियत बढ़ गई है जो कि बहरे अमर पे हो या हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ये इंडो पैसिफिक या ये इंडियन ओशन तक, ये मिलिट्री बेसिस है अफ्रीका के अंदर। अच्छा, अब सोमाली लैंड जो है वहां पर जनाब, ये आप समझें कि अब वहां पर भी मिलिट्री बेस ऑलरेडी एक मौजूद है खाली, तो उस तक जो है वो इनकी पहुंच हो गई। किनकी पहुंच हो गई? इनकी इथोपिया की। इथोपिया कौन सा मुल्क है? इथोपिया वो मुल्क है जहां पे ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम बन रहा है चाइना का, और जिसके ऊपर इथोपिया और मिस्र के दरमियान मामलात थोड़े से कशीदा हो गए थे। और ये जो डैम है इसके ऊपर सूडान के साथ भी मामलात कशीदा हो गए, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उस इथोपिया में, जिसको जो अब जिबूती के अलावा एक इथोपिया सोमाली लैंड के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, अब इसको जो है ये इसकी इंपॉर्टेंस है सोमाली लैंड। मैंने आपसे कहा सोमाली लैंड बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अच्छा, इसमें अब जो इशू है वो ये है कि ये अल जजीरा में इसकी स्टोरी देखिए, 20th साइन एग्रीमेंट। मैं सिर्फ इसकी वो बता रहा हूँ ना, बज़ाहिर ये लोग इसको 20 स्लाइड अगर देख लें तो यानी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि वो समंदर के ऊपर से बिल्कुल जो है वो लैंडलॉक मुल्क आगे चला गया। अब वो जो बंदरगाहें हैं ये बरबरा वगैरह की, ये यमन के बिल्कुल साथ हैं, और ये जो है यहाँ पर अब एक ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस डम सी बनाई हुई थी उन्होंने, क्योंकि इस मुल्क को तस्लीम क्यों नहीं करता, वैसे सब मिलते हैं वैसे, यानी बरतानिया से अमेरिका चाइना आगे पीछे, ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं करता। सोमालिया पहला मुल्क बन के बाकायदा उन्होंने साइन किया।
सोमालीलैंड एक नया मुल्क, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये, यानी आप ये देखें ना, इस खत्ते की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसके साथ ही एक खामोशी छाई हुई है इस वक्त, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे से पहले यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का सीज़ फायर, कोई झटका, चाहे वो अदालत के थ्रू हो या वो किसी और ज़रिए से हो, एक झटका नेतन्याहू हुकूमत अपनी कट्टू साइज हो, वापस आए, मुज़ाकरात आगे बढ़ें, उधर जो मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जो धड़े आपस में, उनकी भी आपस के अंदर चपखलिश ख़त्म हो, वो भी किसी एक बात पे राज़ी हों, अमन की पीस टेबल पे बैठें, कोई एग्रीमेंट हो, पता चले, टू स्टेट सॉल्यूशन इसका हल है, ठीक है। ये फ़लस्तीनियों ने जो नारा लगाया था ना कि फ्रॉम रिवर टू सी, ये उसका जवाब था, ये उसका जवाब था जो नेतन्याहू साहब ये उसका जवाब था। और मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं करना चाह रहा, सितंबर में वो या अक्टूबर में ये हो गया, फिर ये सितंबर में वहाँ जाके नक्शा लहरा के आए थे, उसके बाद जॉर्डन ने बड़ा सख्त एतराज़ किया था, हमने भी डिस्कस किया था। तो अब इशू ये सारा कि उसमें इन्होंने जो है वो मतलब बाकी अरब मुल्कों वगैरह से चूंकि इनका हो गया, अब्राहम अकॉर्ड हो गया, वरना पहले जो ग्रेटर इसराइल का जो मैप ये दिखाते थे वो दूसरा मैप था बड़ा सा, उसमें सऊदी अरेबिया का भी कुछ हिस्सा है, उसमें सीरिया का भी कुछ हिस्सा है, उसमें वो दूसरा मैप है, अगर हम वो भी हमारे पास रखा हुआ है कहीं, तो वो मैप जो है वो एक और मैप था, बड़ा सा मैप, और उसमें एक बहुत बड़ा सा जो है ना ग्रेटर इसराइल। लेकिन वो ग्रेटर इसराइल जो है ना, वो ग्रेटर इसराइल पे जब अब्राहम अकॉर्ड वगैरह हो गए, इन्होंने कहा वापस जाओ, अब इन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया हर जगह कि भाई ये है, लेकिन इसके ऊपर फिर जॉर्डन को और 12 एनीवे। तो इसमें अब इशू ये है सारा कि ये जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने आप देखें कि वहाँ पे ये फैसला दिया, जंगबंदी तो होगी वो चूँकि। अच्छा, फिर आज ब्रिक्स में 5 नए मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा बन गए, 6 अर्जेंटीना नहीं बना, लेकिन वो लाइन लगी हुई है पीछे। तो ब्रिक्स जो है, जो उसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें जो है वो इथोपिया, अर्जेंटीना नहीं है, ये अर्जेंटीना निकल गया। अर्जेंटीना ने, क्योंकि उनका इलेक्शन नया हुआ है, तो इसमें ये मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हम दिखा रहे हैं, इसलिए माजरत, लेकिन अर्जेंटीना उसका हिस्सा नहीं है। अर्जेंटीना ने लास्ट ये इलेक्शन के बाद कहा कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो फिर वेनेजुएला और बाकी मुल्क उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं तेज़ी के साथ। लेकिन इशू ये है कि ब्रिक्स जो है अब दुनिया की, आप समझें कि इसमें भारत, चाइना, इसमें रशिया, इसमें पाकिस्तान शामिल होने वाले आने वाले दिनों में, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो अरब दुनिया के सबसे बड़े अगर हम कहें ममालिक, इसमें कतर भी आ जाएगा, इसमें जो है वो इजिप्ट भी आ गया, अफ्रीका से मुल्क आ गए ना, अफ्रीका आ गया ना इसमें, तो अफ्रीका से तो बल्कि 3 मुल्क हो गए, इथोपिया हो गया, इसमें जो है वो इजिप्ट हो गया और साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका की तो बहुत है, अब इसमें सिर्फ उसकी वो रह गया जो लैटिन अमेरिका है, वहाँ से वेनेजुएला तैयार है, बाकी मुल्क तैयार हैं। तो ब्रिक्स इकोनॉमी पूरी दुनिया की, देखिए ना, पूरी दुनिया में अब बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। ये इश्यूज़ हैं हमारे, सिक्योरिटी, रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, अगर नहीं होनी तो फिर अदालतें क्यों हैं, नैब क्यों हैं, ये इदारे क्यों हैं सारे, FIA, कुछ होता है ना, रोज़ हम सुनते हैं कि पकड़े गए लोग, करप्शन हो रही है सारा, तो उसका कोई तरीका, ये बात बिल्कुल ठीक है, सादिक और अमीन ने, ये भी पॉलिटिकल विचेंटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कि हमने ये डोजम गाड़ियों से आगे निकलना है, और हम पैसा से तेज़ी से निकलेंगे कि ये सिस्टम कोलैप्स उलझ गया है ना, अब इसकी डोरियाँ सुलझाने के लिए मुल्क है ना ताकत, तो आगे निकलना है हमने। तो ये ठीक है, इसमें ज़्यादा जो है ना वो हमें अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग जो है ना अपना सीधे रास्ते पे चलें, ये डोजम गाड़ियों में जो लड़ाई है, हंगर गेम चल रहे हैं, इनको चलने दें साइडों पे, और इंशाल्लाह चंद ज़्यादा अरसे क्योंकि चलेगा नहीं ना कोई तो इसका एंड गेम है, तो वहाँ से फिर ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल सीधी चलेगी। जी, बहुत इंशाल्लाह। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।